डेमोक्रेसी के कई वेरिएंट्स हैं, कई टाइप्स हैं। डेमोक्रेसी के इन्हीं वेरिएंट्स और टाइप्स में से एक वेरिएंट, एक टाइप है कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी। इस वीडियो में हम कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी के मीनिंग और इस डेमोक्रेसी के वेरिएंट के थियरी को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी? कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी is a form of democracy which can best be described as an opposite of majoritarian democracy. कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी को समझने का सबसे आसान तरीका, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसे मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी से कंपेयर करें। जो मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी नहीं है वो कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी है। मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी में डिसीजन मेजॉरिटी रूल के बेसिस पर लिया जाता है। अगर आपके पास 50% प्लस 1 वोट्स का समर्थन है तो आप प्रैक्टिकली किसी भी डिसीजन को ले सकते हैं और डिसीजन लेते वक्त आप बाकी 49% लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे। आपको डिसीजन लेने के लिए मेजॉरिटी, दैट मीन्स 51 लोगों की ज़रूरत है। मान लीजिए कि एक सोसाइटी में 100 पीपल है तो उस सोसाइटी में डिसीजन लेने के लिए आपको 51 लोगों के समर्थन की ज़रूरत है। आपको अगर ये सपोर्ट मिल गई है तो फिर आप बाकी 49 लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे। बाकी 49 लोग आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। दिस इज मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी। मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी उन सोसाइटीज़ के लिए सूटेबल मानी जाती हैं जिन सोसाइटीज़ में सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल होमोजेनिटी हो। मतलब सोसाइटीज़ जहां सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी कम से कम हो, मिनिमम हो या नहीं हो, जहां लोग एक जैसे हो, सभी की भाषा, कल्चर, रिलीजन और आइडियोलॉजी सिमिलर हो। इस तरह के डाइवर्सिटी लेस सोसाइटी को हम होमोजीनियस सोसाइटी कहते हैं और मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी इन होमोजीनियस सोसाइटीज़ के लिए सूटेबल होती है। लेकिन क्या हो अगर एक सोसाइटी होमोजीनियस नहीं बल्कि हेट्रोजीनियस हो? एक सोसाइटी जहां डाइवर्सिटी हो, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, आइडियोलॉजी, इन सभी के बेसिस पर, इन सभी के लाइंस पर सोसाइटी मल्टीपल सब कल्चर्स, मल्टीपल सब ग्रुप्स में डिवाइडेड हो। क्या हम इन हेट्रोजीनियस सोसाइटी, इन डिवाइडेड, इन सेगमेंटेड सोसाइटीज़ में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं? क्या यहाँ इन हेट्रोजीनियस सोसाइटीज़ में डेमोक्रेसी स्मूथली रन कर पाएगी? और अगर हमने इन सोसाइटीज़ में, इन हेट्रोजेनस सोसाइटीज़ में हमने डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर भी दिया तो क्या डेमोक्रेसी यहाँ इन सोसाइटीज़ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को क्रिएट कर पाएगी? सबसे पहली बात यह है कि एक डिवाइडेड सोसाइटी में, एक सेगमेंटेड, एक हेट्रोजेनस सोसाइटी में जहाँ मल्टीपल सोशियो कल्चरल ग्रुप एग्जिस्ट करते हो, इन सोसाइटीज़ में कलेक्टिव डिसीजन को लेने के लिए मेजॉरिटी सपोर्ट को अटेन करना ये बहुत मुश्किल होगा। और अगर मेजॉरिटी को हम अटेन नहीं कर पाएंगे तो हम यहाँ इन सोसाइटीज़ में कलेक्टिव डिसीजंस भी नहीं ले पाएंगे। और अगर कलेक्टिव डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे तो यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे होगी? यहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी डेफिनेटली इन सोसाइटीज़ में क्रिएट होगी। और ये जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है, ये जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है जिसे मैंने जस्ट आपके सामने अभी प्रेजेंट किया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कई स्कॉलर्स के द्वारा, कई ट्रेडिशनलिस्ट स्कॉलर्स के द्वारा इसी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को यूज़ किया जाता है। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के इन स्कॉलर्स के द्वारा ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, डेमोक्रेसी के सक्सेसफुल सर्वाइवल के लिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए एक सोसाइटी का कल्चरली होमोजेनस होना ये बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी कैन सर्वाइव ओनली इन अ सोसाइटी विच इज कल्चरली होमोजेनस। हेट्रोजेनस सोसाइटीज़ में, दैट मीन्स वे सोसाइटीज़ जो कल्चरली डिवाइडेड होती हो, सेगमेंटेड होती हो, इन सोसाइटीज़ में डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकता। और अगर आप इन सोसाइटीज़ में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करते भी हैं तो डेमोक्रेसी की वजह से आपको इन सोसाइटीज़ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं बल्कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी मिलेगी। दिस इज द आर्ग्यूमेंट presented by many traditionalist comparative politics scholars. This is the traditional assumption regarding democracy and political stability which is adopted by many scholars in comparative politics. लेकिन 1960s के एंड में comparative politics में दो ऐसे स्कॉलर्स हुए जिन्होंने डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से रिलेटेड इस ट्रेडिशनल असम्पशन को चैलेंज किया। These scholars were एरेंट लिचफर्ड एंड गेरहार्ड लेम्ब्रुक। एरेंट लिचफर्ड ने अपनी बुक द पॉलिटिक्स ऑफ एकोमोडेशन में नीदरलैंड्स के पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी किया। गेरहार्ड लेम्ब्रुक ने अपनी बुक प्रोपोर्शनल डेमोक्रेसी में स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी किया। नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया, ये सभी कंट्रीज हेट्रोजेनस सोसाइटीज को रिप्रेजेंट करती हैं। दैट मीन्स इन सभी कंट्रीज में ह्यूज लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। लेकिन इन सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटीज के होने के बावजूद भी इन कंट्रीज में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी थी और ये कंट्रीज सक्सेसफुली डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कर रही थी। दीज कंट्रीज हैड कल्चरल डाइवर्सिटी, स्टिल दे वर प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेसी सक्सेसफुली एंड दे हैड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ऑल द थ्री, cultural diversity,
political stability and successful democracy. All the three were going together. But the question is how? ये कैसे पॉसिबल है? जो हम नीदरलैंड्स में देख रहे थे, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में देख रहे थे, वो डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ट्रेडिशनल असम्पशन के अगेंस्ट जा रहा था। इस फेनोमेना को एरंट लिचफर्ड और गेरहार्ड लेम्ब्रुक ने एग्जामिन किया, इन्वेस्टिगेट किया, और इन्होंने कहा, लिचफर्ड और लेम्ब्रुक कहते हैं कि इन कंट्रीज में आपको एक अलग तरह की डेमोक्रेसी मिलेगी। डेमोक्रेसी का एक ऐसा फॉर्म, एक ऐसा वेरिएंट जो मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी से अलग होगा। डेमोक्रेसी का एक ऐसा फॉर्म जहां डिसीजंस मेजॉरिटी रूल के बेसिस पर नहीं बल्कि नेगोशिएशंस, कॉम्प्रोमाइज और कंसेंसस के बेसिस पर लिया जाता हो। एरंट लिचफर्ड और गेरहार्ड लेम्ब्रुक डेमोक्रेसी के इसी नॉन मेजॉरिटेरियन नेगोशिएशन एंड कंसेंसस बेस्ड वेरिएंट को कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी कहते हैं। कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी जुड़ी है। दिस इज कॉल्ड द थियरी ऑफ पिलराइज्ड सोसाइटी। पिलर्स से ये वर्ड जुड़ा है, पिलराइज्ड सोसाइटी। पिलराइज्ड सोसाइटी के इस थियरी को एरंट लिचफर्ड के द्वारा नीदरलैंड्स के सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए प्रोपाउंड किया गया था उनकी बुक द पॉलिटिक्स ऑफ अकोमोडेशन में। लेकिन पिलराइज्ड सोसाइटी के इस थियरी, इस कॉन्सेप्ट को आप ऑलमोस्ट सभी हेट्रोजेनस डिवाइडेड एंड सेगमेंटेड सोसाइटी के लिए यूज कर सकते हैं। पिलराइजेशन सोसाइटी के वर्टिकल इंटीग्रेशन को डिनोट करता है। पिलराइजेशन ऑफ अ सोसाइटी, इट इज अ काइंड ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी। एक पिलराइज्ड सोसाइटी के भीतर आपको अलग अलग सोशियो कल्चरल ग्रुप्स मिलेंगी, और ये जितने भी सोशियो कल्चरल ग्रुप्स होंगी, जितने भी सब यूनिट्स होंगी सोसाइटी की, ये सभी ऑटोनोमसली एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। दे विल बी ऑटोनोमस एंड दे विल ऑल्सो बी सेल्फ सफिशिएंट। और इन यूनिट्स के बीच, इन पिलर्स के बीच इंटरैक्शन मिनिमम या लिमिटेड होगा। इन सभी सब यूनिट्स की अपनी वे ऑफ लाइफ होगी, इनके अपने कस्टम्स होंगे, ट्रेडिशंस होंगे, कल्चर्स होंगे और अपने इंस्टीट्यूशंस भी होंगे। और इन ग्रुप्स के बीच एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन ये बहुत ही कम होगा, मिनिमम होगा, लिमिटेड होगा। ये जो पिलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मैंने पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। यहाँ इस इमेज में हम हर एक इंडिविजुअल सब ग्रुप को एक पिलर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। अब क्योंकि इन पिलर्स, दैट मीन्स इन सब ग्रुप्स के बीच इंटरैक्शन ना के बराबर है, तो आप पूछ सकते हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स एक ही सोसाइटी में, एक ही कंट्री के भीतर ये को एग्जिस्ट कैसे कर सकती हैं। इनके बीच इंटरैक्शन तो मिनिमम है, इन पिलर्स के बीच, इन सब ग्रुप्स के बीच इंटरैक्शन तो मिनिमम है, लिमिटेड है, तो को एग्जिस्ट ये कैसे कर सकती हैं? एक सोसाइटी, एक कंट्री के भीतर ये को एग्जिस्ट कैसे कर सकती हैं? ये एक वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन यहां आपको समझना है कि पिलराइजेशन की थियरी के अकॉर्डिंग हर एक सोसाइटल पिलर के टॉप पर, दैट मीन्स हर सोसाइटल सब ग्रुप के भीतर एक एलीट क्लास भी एग्जिस्ट करता है। ईच पिलर विल हैव एन एलीट क्लास सिटिंग एट द टॉप ऑफ इट, जैसा कि आप यहां पर इन पिलर्स के ऊपर देख सकते हैं। पिलर्स के बॉटम में मौजूद होंगे कॉमन पीपल, द मासेस, द कॉमन मासेस। इनके बीच इंटरैक्शन मिनिमम होगा, लिमिटेड होगा। लेकिन पिलर्स के टॉप पर बैठे जो एलीट्स हैं, ये एलीट्स कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, ये कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते रहेंगे। इनके बीच इंटरैक्शन प्रेजेंट होगा। इन एलीट्स के बीच, हर पिलर के टॉप पर बैठे इन एलीट्स के बीच कॉन्स्टेंटली, कॉन्टिन्यूअसली इंटरैक्शन होता रहेगा। जब कभी भी पूरे सोसाइटी के लिए कोई कलेक्टिव डिसीजन लेना हो, तो ये कलेक्टिव डिसीजंस पिलर के टॉप पर मौजूद इन एलीट्स के द्वारा ही लिया जाएगा। और यहां हम डिसीजन लेने के लिए मेजॉरिटी रूल को फॉलो नहीं कर सकते। दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ओवर हियर। गिवन द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल सोसाइटल पिलर्स, मल्टीपल सोशल सबग्रुप्स, सोशियो कल्चरल सबग्रुप्स, वेयर ईच पिलर इज इंपॉर्टेंट। हर पिलर इंपॉर्टेंट है, हर सोशियो कल्चरल सब ग्रुप इंपॉर्टेंट है, और हर एक सब ग्रुप के पास डिफेक्टो वीटो पावर है। अगर किसी सब ग्रुप ने, किसी पिलर ने ना कह दिया, तो फिर वो डिसीजन, उस डिसीजन को लेना फिर मुश्किल हो जाएगा। कोई भी पिलर, कोई भी ग्रुप पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को यहां पर ब्लॉक कर सकता है। तो इन पिलराइज्ड सोसाइटीज में डिसीजन मेकिंग के लिए जिस अप्रोच को अपनाया जाता है, दैट इज द अप्रोच ऑफ नेगोशिएशंस, कॉम्प्रोमाइज एंड कंसेंसस, एंड दिस इज हाउ अ कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी वर्क्स। तो जहां कहीं भी इस तरह की पिलराइज्ड सोसाइटीज मौजूद होंगी और उन सोसाइटीज ने डिसीजन मेकिंग के लिए इन नॉन मेजॉरिटी रूल्स को डेवलप किया होगा, तो फिर हम उन सोसाइटीज के लिए कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी के टर्म को यूज कर सकते हैं।
अब कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी के स्मूथ वर्किंग के लिए इन कंट्रीज़ के भीतर जहां इस तरह की पिलराइज्ड सोसाइटी मौजूद है, इन कंट्रीज़ के भीतर कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का होना ज़रूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द टाइप ऑफ इलेक्टोरल रूल दैट इज गोइंग टू बी फॉलोड विद इन दीज कंट्रीज। अगर सोसाइटी हेट्रोजेनस है, सेगमेंटेड है, पिलराइज्ड है, तो उस सोसाइटी के लिए सबसे सटीक और सबसे बेस्ट इलेक्टोरल फॉर्मूला, सबसे बेस्ट इलेक्टोरल रूल होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम एक कंट्री के लेजिस्लेचर में, एक कंट्री के डिसीजन मेकिंग के स्ट्रक्चर में, उस कंट्री के भीतर मौजूद सभी सोशियो कल्चरल ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर कर सकते हैं। हर एक ग्रुप, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को उस ग्रुप, उस पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के प्रोपोर्शनल सीट्स लेजिस्लेचर में दिए जाएंगे। इसके बाद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इट विल गिव राइज टू मल्टी पार्टी सिस्टम इन अ कंट्री। और मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब ही है कि नॉर्मली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कभी भी फुल मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। फुल मेजॉरिटी के एब्सेंस में जो दूसरा रास्ता बचता है गवर्नमेंट फॉर्म करने का या कलेक्टिव डिसीजन लेने का, वो है कोलिशन पॉलिटिक्स। और कोलिशन पॉलिटिक्स का मतलब ही है कि किसी भी डिसीजन को लेने से पहले आपको सभी के साथ सभी के कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बिना नेगोशिएशन, बिना कॉम्प्रोमाइज़ और बिना कंसेंसस के किसी भी डिसीजन को लेना ये नियरली इम्पॉसिबल होगा। तो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए और कलेक्टिव डिसीजन लेने के लिए डिसीजन मेकिंग के जिस रूल को इन डेमोक्रेसीज या इन कंट्रीज में यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी द रूल ऑफ मेजॉरिटी, दैट इज़ गोइंग टू बी द रूल ऑफ नेगोशिएशन, कंसेंसस एंड कॉम्प्रोमाइज़। And this is what which makes a democracy consociational democracy. Consociational democracy, this was an important topic, an essential topic for your exam. उम्मीद है कि आपको consociational democracy की मीनिंग और थियरी समझ में आई हो। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप तक पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी भी पहुंचाना चाहूँगा। यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और यूजीसी नेट एचआरएफ के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मैंने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जहां मैं पॉलिटिकल साइंस के इन सभी 10 यूनिट्स को डिटेल्ड, एक्सॉस्टिव एंड कंसेप्चुअली क्लियर वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको इस कोर्स में 5000 प्लस पेजेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव डाउनलोडेबल पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। पीवाईक्यू एनालिसिस एंड यूपीएससी पीएसआईआर ऑप्शनल मेंस के लिए आंसर राइटिंग ट्यूटोरियल भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको एक डेडिकेटेड सिंसियर हेल्प की ज़रूरत है, या आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। कोर्स से जुड़ने के लिए या इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।